अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री बुक 2 का यूनिट नंबर 9 करेंगे, द रेनाइसा। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक है व्हाट डू यू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रेनाइसा, और ये कि ओरिजिन कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई यूरोपियन रेनाइसा की। रेनाइसा जो एक बहुत बड़ा चेंज है जो मिडिल एजेस से देखा गया मॉडर्न वर्ल्ड तक। यूरोपियंस ने इस चेंज देखा मॉडर्न एरा का 15वीं सेंचुरी के आसपास, और उसे रेनाइसा कहा गया क्योंकि इसमें रीडिस्कवरी हुई, यानी रीबर्थ हुई नॉलेज की। लोगों ने दोबारा नॉलेज की तरफ बढ़ना शुरू किया जो कि फ्लरिश हो गई थी, यानी जो पहले की जो नॉलेज थी एंशियंट ग्रीक की और रोमन सिविलाइजेशन की, वो उनको हासिल करना चाहते थे। ग्रीक में ऐसी क्या खास बात थी? ग्रीक जो है, जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी, पुराने लोग थे, वो ट्रेड पे काम कर चुके थे, लैंग्वेज रिलीजन में बहुत फेमस थे, लिटरेचर, कल्चर, स्पोर्ट्स। जो ओलंपिक्स आज हम देखते हैं, जो मुख्तलिफ कंट्री जहाँ पे जाके ओलंपिक्स करती हैं, ओलंपिया में, ओलंपिया एक जगह है, वहाँ पे ओलंपिक्स के खेल मुनक्किद किए जाते हैं, तो ये ग्रीक की बदौलत है। आर्किटेक्चर, आर्ट, थिएटर, साइंटिफिक, मैथमेटिक्स, और उन्होंने साइंस में जो है बॉडी को काट के वेस्कुलर डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी काम कर चुके थे वो लोग, ठीक है। और अलेक्जेंडर वहाँ के फेमस जो थे वो थे, जो मशहूर बहुत हुए थे, ठीक है। और अलेक्जेंडर ने भी टीचर्स को बहुत प्रमोट किया था, आर्टिस्ट को बहुत प्रमोट किया था, और कॉइन का सिस्टम भी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था, जिस पर उन्होंने अपनी तस्वीर लगाने का कहा था, ठीक है। रोमन्स के बारे में बात कर लें तो रोमन्स कौन थे? वो भी इनकी यूरोप की एंशियंट सिविलाइजेशन थी, और रोमन्स की खास बात थी कि उन्होंने रोड्स बनाए थे, बाथ सिस्टम बनाए थे, बड़े बड़े बाथ्स बनाए थे, ठीक है। वाटर को उन्होंने जो है पब्लिक और प्राइवेट बिल्डिंग्स तक पहुंचाया था थ्रू पाइप्स, और अंडरग्राउंड में वो पाइप्स लेके गए थे। उनका पॉलिटिकल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था, और वो बच्चों को एजुकेशन भी देना शुरू कर चुके थे। हालांकि स्कूल्स नहीं थे, लेकिन ओपन एरिया में रेंटेड रूम्स लेकर वो लोग एजुकेशन दे रहे थे बच्चों को। यूरोप में जो उस वक्त जो है 15वीं सेंचुरी में जो है डार्क एज चल रहा था, यानी लोग जंगे कर रहे थे, तो कोई भी सिविलाइजेशन ना बन रही थी, ना डेवलप हो रही थी, कोई भी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं था वहाँ पर। तो उन लोगों ने फैसला किया कि वो लोग जो है जो सबसे पहले जो यूरोप पे आए थे ना, वो कौन थे? वो ग्रीक्स थे। उसके बाद रोमन्स आए थे, जिन्होंने वहाँ पे डेवलप हुए थे, बहुत अच्छी सिविलाइजेशन थी। तो जब डार्क एज का पीरियड चल रहा था, यानी जब रोमन्स के बाद जंगें बहुत हो रही थी और यूरोप बिल्कुल डार्क एज में चला गया था, तब लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता दोबारा फैसला किया कि वो लोग दोबारा नॉलेज हासिल करेंगे, और लाइक ग्रीक और रोमन्स अपनी सिविलाइजेशन को डेवलप करेंगे। रिलीजन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट था रेनेसां के लोगों के लिए, जो लोग नई सोच पे बात कर रहे थे, तालीम पे बात कर रहे थे, और वो लेकिन वो ज़्यादातर बात फिर भी किस पे ज़्यादा जोर किस पे दे रहे थे? इंसानी ग्रोथ पे, लर्निंग पे और डेवलपमेंट पे दे रहे थे। यूरोप में पहले ग्रीक ने हुकूमत की, ग्रीक के बाद रोमन्स ने हुकूमत की, रोमन्स के बाद डार्क एज आया। जब डार्क एज आया तो लोगों ने आपस में जंगें बहुत कर रहे थे लोग। फिर उसके बाद मिडिल एज आया, और मिडिल एज में लोगों ने रेनेसां के बारे में, यानी दोबारा अपनी जो ग्रीक और रोमन है उनकी सिविलाइज सोसाइटी के बारे में सोचना शुरू किया कि वो किस तरह से सिविलाइज थे, और उन्होंने किस तरह जो है नॉलेज गेन की थी, तो उस तरफ उनका रुझान गया। लेकिन चर्च जो है मिडिल एज में जो है वो डोमिनेट कर रहा था, और वो अपने थॉट्स जो है वो लोगों पर डाल रहा था। ग्रीक और रोमन्स जो है वो क्या है, एक सिविलाइज लोग थे जो कि बिलीव करते थे, इस बात में मानते थे कि इंसान के अंदर बहुत सारी अनलिमिटेड पावर्स हैं, यानी स्किल्स हैं, जिससे सोसाइटी जो है वो बहुत आगे जा सकती है। और ये सब कुछ कैसे होगा? जब हम नॉलेज को एक्सपेंड करेंगे और नए आइडियाज़ पे बात करेंगे, और इन नए आइडियाज़ को ह्यूमनिज्म कहा गया। इटली द सेंटर ऑफ रेनेसां, इटली जो है वो सेंटर माना जाता था रेनेसां का 14वीं सेंचुरी के आसपास। इटली में बड़े बड़े सिटीज़ ऐसे थे जो पॉलिटिकल यूनिट्स बन चुके थे, यानी पॉलिटिकल का सिस्टम वहाँ पे नाफिज हो चुका था, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और वहाँ की जो बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ थी, जो रूलिंग पावर थी, वो बिज़नेस कर रही थी, और वो आर्ट्स को स्पॉन्सर कर रहे थे। अब ये पैराग्राफ थोड़ा डिटेल में है। फेमस आर्टिस्ट ऑफ द रेनाइसा के दौरान आर्टिस्ट ने पोर्ट्रेट शुरू कर दी थी ग्रीक और रोमन्स की जो पुरानी स्टोरीज़ थी उनके बारे, उनकी तस्वीरें बनाना स्टार्ट कर दी थी। मिथिकल स्टोरीज़ वो स्टोरीज़ हैं जो मे बी फॉल्स हों, यानी सच पर मबनी ना हो, और साथ ही साथ वो रिलीजियस सीन, जो रिलीजन पढ़ रहे थे उसके बारे में भी वो तस्वीरें बना रहे थे, जिस तरह मिडिल एजेस में बनाते थे। और जो कुछ मिडिल एज में हुआ वो भी ये लोग पोर्ट्रे कर रहे थे। बहुत सारे फेमस इटालियन रेनाइसेंस आर्टिस्ट थे, लेकिन उनमें जो फेमस हुए वो माइकलएंजेलो हुए, और जो दूसरे आर्टिस्ट थे उनका नाम सिस्टाइन चैपल था, जिन्होंने पॉप पैलेस की छत बनाई थी। वेटिकन में रेफेल थे, जिन्होंने पेंट की थी बहुत सारी स्कूल की वॉल्स को चैपल में, वेटिकन में। लियोनार्डो डी विंची थे, और टाइटन थे, जिन्होंने पेंटिंग की थी बहुत सारी फेमस सीन की, जो सीन्स हुए थे एंशियंट में, जो स्टोरीज़ वही फॉल्स स्टोरीज़ जो थी उनके बारे में उन्होंने पोर्ट्रेज बनाई थी। बेकस की स्टोरी ये है कि वो रोमन गॉड था, और वो ट्रेड करता था वाइन की, ठीक है, इसलिए लोग उसे गॉड मानते थे, क्योंकि इससे उनको पैसा बहुत मिलता था, तो इसलिए लोगों ने उसे खुदा बना लिया था। तो उसकी पोर्ट्रेट बनाई थी, उसकी तस्वीर बनाई थी टाइटन ने, ठीक है। और किसकी बनाई थी? एक और एरेनेंट की बनाई थी। एरेंडी कौन थी? वो माइनस की बेटी थी,
ठीक है। और माइनस के बाद एक ऐसा एनिमल था, एक ऐसा चीज़ थी जो कि हाफ मैन था और हाफ बुल था। इसको जो माइनस के बाद जो हाफ बीस्ट और हाफ बुल था ना, जो बंदा जो जानवर था अजीब सा, उसको थीसिस ने मार दिया था। तो थीसिस को भागने में मदद की थी माइनस की बेटी ने, जिसका नाम एरेंदे था, ठीक है। और जो है उसको ज्वेलरी वगैरह दी थी और उसको भागने में मदद की थी ताकि उसका बाप उसे मार ना डाले। साथ ही साथ वो खुदाओं की और इंसानों की जो तस्वीरें बना रहे थे और फिर उन्हें ही जो है पूछना स्टार्ट कर रहे थे। नए राइटर्स को इनकरेज किया जा रहा था जो चर्च की स्कॉलर से डिफरेंट सोच रखते थे, उनकी सोच को प्रमोट किया जा रहा था और उनके लिए नई प्रिंटिंग बुक्स छापी जा रही थी और पैम्पलेट्स बांटे जा रहे थे जो लोग लिख रहे थे और जो बना रहे थे, और उसको ऐसे फैलाया जा रहा था जैसे पहले कभी नहीं हुआ। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।